हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको हाइड्राइड्स के बारे में बता रखा था और उसका दूसरा पॉइंट बताया था मैंने आपको ऑक्साइड, है ना। तो अब इस वाले पार्ट्स में मैंने सेकंड पॉइंट आपको ऑक्साइड बता रखा था आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो इसमें हम आपके ऑक्साइड के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आप ऑक्साइड जैसे आपके माइंड में आता है कि ऑक्साइड, तो ऑक्साइड का मतलब जैसे हाइड्राइड था तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा था किस जिन धातुओं की जो क्रिया हो रही थी, तो हाइड्राइड के यानी हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहे थे तो हाइड्राइड बनना था। अब ऑक्साइड जैसी आता है तो आपको स्वतः ही पता लगता है कि यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही होगी, तभी जा कर के वो ऑक्साइड बनते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टार्ट करते हैं वीडियो कि ऑक्साइड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो उच्च ताप पर, मैंने पहले बताया था कि उच्च ताप पर ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन के साथ प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। उच्च ताप पर ऑक्सीजन के साथ प्रथम संक्रमण श्रेणी या ट्रांजिशन सीरीज या फिर आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई भी वर्ड आप यूज कर लेते हैं तो तीनों की बात एक ही है, ठीक है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को गर्म करने पर धातु ऑक्साइड प्राप्त होती है। आपको बताइए कि 3D, हम आपके प्रथम जो संक्रमण श्रेणी है उसको 3D ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग रखते हैं कि 3D ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्साइड निम्नलिखित हैं। अब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि जो प्रथम श्रेणी कह लो या 3D आपकी ऑर्बिटल यानी कि ब्लॉक के तत्व कह लो या आपके ट्रांजिशन सीरीज कह लो, तो इसके बारे में कुछ ऑक्साइड दे रखे हैं, उनके बारे में हम आगे इस वीडियो में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो अम्लीय ऑक्साइड, तो कुछ अम्लीय ऑक्साइड हैं। तो आपको बताइए कि अम्ल, क्षार, ये चीज़ें आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ रखे हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और विष किसे कहते हैं, ठीक है ना, लवण किसे कहते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड, तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दे रखे हैं अम्लीय ऑक्साइड के, जैसे बेरिलियम पेंटॉक्साइड दे रखा है, Cr2O3 दे रखा है, MnO7 दे रखा है, MnO3 दे रखा है। तो आपकी जो ऑक्साइड हैं और इससे भी ज़्यादा ऑक्साइड आपकी बुक्स में भी दे रखे हैं और काफ़ी होते हैं। तो ये आपके जो ऑक्साइड मैंने कुछ दे रखे हैं, ये आपके अम्लीय ऑक्साइड हैं। एक इसके बाद है क्षारीय ऑक्साइड। आपको पता है कि क्षारीय ऑक्साइड कौन से होते हैं, ठीक है ना, क्षार किसे कहते हैं। तो क्षारीय जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय ऑक्साइड के मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आपके Ac2O3, TiO, BOB2O3, CrO, MnO, FeO, यानी कि ये आपके कुछ मैंने एग्जांपल जो दे रखे हैं वो क्षारीय ऑक्साइडों के लिए रखें। देखिए, आपको सबको मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि प्रथम श्रेणी के तत्वों के साथ ऑक्सीजन का जो संयोग हो रहा है, जो संयोग होने के पश्चात जो कंपाउंड्स बनता है, चाहे यौगिक बनता है, उस यौगिक को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। अब उभयधर्मी ऑक्साइड, अब कुछ इस तरीके से उभयधर्मी किसे कहते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन तो क्रिया हो रही है और किसमें जैसे पेंटाऑक्साइड जो भी है। तो देखिए, उभयधर्मी ऑक्साइड के भी मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं कि जैसे TiO2 दे रखा है, BO2 दे रखा है, Cr2O3 दे रखा है, MnO4 दे रखा है, Mn2O2 दे रखा है, ZnO दे रखा है, जिंक ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड दे रखा है, ठीक है ना। तो ये कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है ना। तो तीनों के अम्लीय ऑक्साइड कैसे कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड कैसे कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कैसे कहते हैं, उनके एग्जांपल मैंने आपको दे रखे हैं, ठीक है ना। तो अब इन ऑक्साइड के बारे में तो हम अध्ययन करते आगे कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको हैलाइड्स के बारे में प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा था, तो अब इसके बारे में यानी कि इन आपके ऑक्साइडों की प्रॉपर्टीज हैं तो उनके बारे में देखते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखें और ठीक है और समझें। तो देखिए, ऑक्साइडों की प्रॉपर्टीज, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा, अम्लीय ऑक्साइड। तो अम्लीय ऑक्साइड जो होता है उसके बारे में देखते हैं कि धातुओं में या धातु ऑक्साइडों में धातु के ऑक्सीजन अंक में वृद्धि के साथ धातु ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होती है। जहाँ से देखें कि धातु ऑक्साइडों में धातु के ऑक्सीजन अंक में वृद्धि के साथ धातु ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति में वृद्धि होती है। धातु के ऑक्सीजन अंक में वृद्धि के साथ धातु यौगिक के सहसंयोजक लवण अधिक हो जाता है, ठीक है ना, अधिक हो जाता है। तो ये आपकी अम्लीय प्रकृति। देखिए, धातु ऑक्साइडों में धातु के ऑक्सीजन अंक में वृद्धि के साथ धातु ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति की वृद्धि होती है। जो अम्ल की जो प्रवृत्ति है या प्रकृति है वो वृद्धि होती है
और धातु के ऑक्सीजन अंक में वृद्धि के साथ धातु यौगिक में सहसंयोजक लवण या लक्षण जो होते हैं, सॉरी लवण बोल गया मैं, लक्षण होते हैं वो अधिक हो जाते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके अम्लीय, क्षारीय व उभयधर्मी, ये तीनों के बारे में एक कम्युनिकेशन दे रखा है कि किस तरीके से क्या आपको पता है कि उनकी, आपको पता ही है कि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना, तो उसमें जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है तो इसके बारे में, ठीक है, अध्ययन करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा, ध्यान से देखें। ठीक है। अब इसके बाद आगे वाली जो पॉइंट देखते हैं। अब इसमें आगे देखिए कि सहसंयोजक लक्षण जितना अधिक होता है यौगिक उतना ही अम्लीय होता है। जैसे पहले मैंने आपको बता रखा था कि सहसंयोजक लक्षण जितना अधिक होता है, यानी कि जो आपके बॉन्डिंग प्रोसेस जितना अधिक होगा, यानी कि लक्षण जितना अधिक होगा उतना ही यौगिक कितना क्या होगा, अम्लीय होगा। तो इसके लिए कुछ एग्जांपल दे रखे हैं मैंने आपको। देखिए कि बेनेडियम के ऑक्साइड, बेनेडियम ऑक्सीजन, आपके ऑक्सीकरण अंक दे रखा है, ऑक्साइड की प्रवृत्ति दे रखी है। तो देखिए कुछ दे रखा है कि BO इसकी ऑक्सीकरण जो अंक है, या ठीक है, तो इसका 2 है, इसका क्षारीय प्रवृत्ति है। और B2O3 दे रखा है, इसकी जो ऑक्सीकरण अंक है उसका +3 है, तो ये भी क्षारीय है। और BO2 दे रखा है, इसकी ऑक्सीकरण अंक है वो 4 है और ये उभयधर्मी है। और जैसे ही बेरिलियम पेंटॉक्साइड बनता है, इसकी जो ऑक्सीकरण अंक 5 आता है वो आपका अम्लीय हो जाता है। तो देखिए इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा है, सहसंयोजक लक्षण जितना अधिक होता है यौगिक उतना ही अम्लीय होता है। तो देखिए बेरिलियम पेंटॉक्साइड में इसकी जो ऑक्सीकरण अंक है वो +5 है, तो ये अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाता है। ठीक है ना। अब है विलेयता। तो विलेयता आपने इससे पहले काफ़ी पिछली कक्षाओं पढ़ रखा है, विलयन में तो विलेयता कैसे कहते हैं इसके बारे में तो हम पढ़ते हैं। देखिए कि क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे अम्लों में घुल जाते हैं, क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऐसे अम्लों में घुल जाते हैं जो ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। विलयन में हेक्सा एक्वा आयन बनाते हैं। तो देखिए मैंने कुछ आपको एग्जांपल दे रखे हैं कि TiO3 + 6HCl, यानी कि आपके टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और आपके जल की उपस्थिति में तो आपके हेक्सा एक्वा आयन बनाते हैं। तो जो आपका Ti ब्रैकेट में आपका H2 यानी कि होल 3, इसके आयन दे रखे हैं +3। ठीक है। तो ये जो कंपाउंड्स बनता है इसको हम आपके कहते हैं हेक्सा एक्वा आयन। ठीक है, ये बनाता है और +Cl यानी क्लोराइड आयन बनाता है। तो ये इसकी विलेयता का एक एग्जाम्पल है। और अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर ऑक्सी अम्ल तथा क्षारों में घुलकर ऑक्सी लवण बनाते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा था कि क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे अम्लों में घुल जाते हैं जो ऑक्सीकरण नहीं करते हैं। विलयन में हेक्सा एक्वा आयन बनाते हैं। इसकी देखिए इस जो आगे मैं बता रहा हूँ कि अम्लीय ऑक्साइड, ये तो क्षारीय और उभयधर्मी थी, और ये अम्लीय ऑक्साइड जल में घुलकर ऑक्सी अम्ल तथा क्षारों में घुलकर ऑक्सी लवण बनाते हैं, यानी अम्ल और ऑक्सी लवण बनाते हैं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि अम्लीय यानी CrO3 + H2 यानी जल के साथ क्रिया कर रहे हैं तो आपके क्रोमिक अम्ल बनता है, H2CrO4 आपके क्रोमिक अम्ल बनता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि MnO2O7 प्लस जल की उपस्थिति में क्रिया करा रहे हैं हम, आपको पहले बता रखा है। तो आपके 2HMnO4 यानी कि परमैग्नेटिक, जब परमैग्निक अम्ल बनाता है, यानी कि आपके HMnO4 बनाता है, यानी 2 इसके बैलेंसिंग के लिए लगा दिया मैंने। इसके जो बैलेंस करते हैं रासायनिक समीकरण, इसके बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि ये आपका HMnO4 परमैग्निक अम्ल बनता है। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपकी CrO3 + पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
यानी KOH के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये क्षार के साथ क्रिया करा रहे हैं, जिससे आपके पोटेशियम क्रोमेट बनता है, यानी कि H2Cr2O7। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए MnO2O7 + 2KOH, तो ये भी आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो ये आपका बनता है KMnO4, यानी पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि लाल दवा कहते हैं इसको। आपने इससे पहले पढ़ा है कि आपने 12th में पढ़ रखा होगा, क्वेश्चन पूछते हैं कि लाल दवा का फॉर्मूला बताइए, तो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट और इसके साथ जल बनता है। ठीक है। अब इसमें एक इसका थर्ड हेडिंग्स ऑक्साइड का अपचयन प्रवृत्ति, यानी अपचयन प्रवृत्ति जो होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देखिए अपचयन के बारे में आपको मैं बोल रहा हूँ, तो अपचयन कैसे करते हैं आपने इससे पहले पढ़ रखा है कि ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे करते हैं। अगर आपको याद आ रहा हो तो अपचयन, तो यहाँ ऑक्साइडों की अपचयन प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे, और ऑक्साइड तो आपको पता ही है कि ऑक्साइड के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अपचयन कैसे कहते हैं, तो अपचयन के बारे में जब तक आपको पता है कि अपचयन के बारे में नहीं पता होगा तो आप इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगी। तो आपको जो पिछले आप पढ़ते चले आ रहे हैं तो उनको भी भूलने की कोशिश ना करें, तो थोड़ा सा ध्यान लगे। और ठीक है, तो आप अगर मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ पहले भी कि अपचयन और ऑक्सीकरण, आपको पता था इलेक्ट्रॉन रिलाइज करना, इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स जो था वो रिलाइज करता है और कोई ग्रहण करता है, तो इसके अकॉर्डिंग अपचयन ऑक्सीकरण होते हैं। तो देखिए अब देखते हैं इसमें कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पदार्थ अपचायक का कार्य करता है या करते हैं। जो आयन परमाणु जितनी अधिक आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उतना ही अधिक शक्तिशाली अपचायक होता है। इस प्रकार निम्न ऑक्सीकरण वाले धातु ऑक्साइड अच्छे अपचायक होते हैं। संक्रमण तत्वों या तत्व श्रेणी में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ अपचायक क्षमता अधिक होती जाती है। ठीक है ना, क्योंकि हम कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं, प्रथम श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसके भी ऑक्साइड हैं और इनके बारे में अध्ययन है। ठीक है ना, तो देखिए अपचायक क्षमता अधिक होती जाती है। इस प्रकार अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व कम ऑक्सीकारक अवस्था में प्रबल अपचायक होता है। इसके एग्जाम्पल दे रखेंगे, जैसे बैरियम ऑक्साइड दे रखा है, क्रोमियम ऑक्साइड दे रखा है, ये जो है जो आपके प्रबल अपचायक हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑक्साइड कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका हाइड्राइड और ऑक्साइड जो आपके सिलेबस में दे रखा है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे आगे